हेलो एंड अ ग्रेट वेलकम। तो बेटा इस सेशन में जो चर्चा होगी, पहले तो ये इंट्रो सेशन है और सीएमए पेपर 12 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। वैसे पेपर तो है कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, लेकिन हम जो चर्चा करेंगे वो सब कंपनी अकाउंट्स की करेंगे क्योंकि मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो है वो अकाउंटिंग का है। ठीक है, तो सीएमए इंटर पेपर 12 के लिए ये इंट्रो सेशन है। इंट्रो सेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि इसमें हम हमारी कोशिशें ये रहती हैं कि हम आपको कोड कंटेंट से अवगत कराएं, नंबर एक। नंबर दो, आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितनी गहनता से पढ़ना है, आपकी स्ट्रेटेजी मेथोडोलॉजी किस तरीके से होनी चाहिए, और कुछ एक सवाल जो आपके जहन में कई बार क्या होते हैं, उभरते हैं, तो उनको हम दूर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपके इंस्टीट्यूट ने बताया हुआ है इस पेपर के बारे में, वो ये बताया है, सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट में जो कंपनी अकाउंट का हिस्सा है वो 50 मार्क का है और ऑडिट का हिस्सा 50 मार्क का है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने यूनिट वाइज सेगमेंटेशन मार्क्स की नहीं करी है। करेक्ट। अब जो कंपनी अकाउंट्स का हिस्सा है, मैंने कहा कि 50 मार्क का है। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? इसके अंतर्गत एक तो हमने पढ़ना है, एक यूनिट तो है अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, लेकिन कहने के लिए तो ये अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स है, लेकिन इसके अंदर भी कई टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ शेयर्स। अच्छी बात यह है कि इससे पहले लेवल पे आपने इश्यू ऑफ शेयर्स को कई बार करा हुआ है, तो सारे बेसिक्स आपको मालूम है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कैसे करी जाती है। उसके अलावा राइट्स इश्यू का एक चैप्टर हमने अलग दिया हुआ है, हालांकि ये सब शेयर कैपिटल का ही पार्ट है, लेकिन हमने इसको अलग चैप्टर के रूप में रखा है। राइट्स इश्यू के अंतर्गत हम देखेंगे कि जब एक कंपनी फ्रेश इश्यू करती है, तो जब भी कोई कंपनी फ्रेश इश्यू करती है तो जनरली देखने में यह आता है कि फ्रेश इश्यू जनरल पब्लिक को ना कर करके हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को करते हैं। हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक राइट देते हैं कि आप चाहो तो इन शेयर्स को खरीद सकते हो, उसको हम राइट्स इश्यू बोलते हैं। जबकि उसके अलावा एक चैप्टर है बोनस इश्यू, जिसके बारे में आपने इससे पहले के लेवल पे अवश्य पढ़ा होगा। बोनस इश्यू का मतलब है किसी कंपनी के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देना। अब क्वेश्चन ये उभरता है कि कोई कंपनी फ्री में अपने शेयर होल्डर्स को शेयर्स क्यों देती है, इसके क्या एडवांटेजेस है किसी कंपनी के लिए, और अगर कोई कंपनी फ्री में अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रही है अपने शेयर्स को, तो क्या उसके पीछे कुछ कंपेलिंग फैक्टर्स हैं। और जब ये शेयर्स फ्री में दिए जाते हैं, कंपनी के पास कैश तो आएगा नहीं, तो फिर हमारी एंट्री क्या होगी, हमारा अकाउंटिंग पैटर्न क्या होगा। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंतर्गत देखेंगे। उसके अलावा एक चैप्टर है स्वेट इक्विटी शेयर। ये हार्डली एक ही क्लास का चैप्टर है, हालांकि छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है जिसको हमने अलग चैप्टर के रूप में रख दिया है। स्वेट इक्विटी शेयर कंपनीज एक्ट 2013 को अगर आप गहराई से देखेंगे तो उसका जो सेक्शन 53 है वो तो ये कहता है कि शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी जब शेयर्स पब्लिक को इशू करेगी तो डिस्काउंट पे नहीं करेगी। लेकिन सेक्शन 54 ये कहता है कि एक कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। सेक्शन 54 का ताल्लुक स्वेट इक्विटी शेयर से है। स्वेट इक्विटी शेयर्स का मतलब है कि किसी कंपनी के द्वारा अपने एम्प्लॉयज को, परमानेंट एम्प्लॉयज को या अपने डायरेक्टर्स को शेयर देना। इज इट क्लियर टू यू? या अपने डायरेक्टर्स को शेयर्स देना। और क्यों देना? कभी कभी कंपनी अपने डायरेक्टर से या अपने एम्प्लॉयज से कुछ टेक्नोलॉजी हासिल करती है, कुछ एक्सपर्टीज हासिल करती है, कुछ पेटेंट ट्रेडमार्क्स हासिल करती है, कुछ इंटेलेक्चुअल राइट्स हासिल करती है, और बदले में हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं। इसका मतलब सेक्शन 54 के तहत शेयर डिस्काउंट पे दिए जा सकते हैं, लेकिन केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स के रूप में। फोर फीचर ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के अंतर्गत आपने बहुत अच्छी तरह करा हुआ है। बाई बैक ऑफ शेयर का मतलब है कि एक कंपनी ने जो अपने इक्विटी शेयर इश्यू करे हुए हैं, उन्हीं इश्यू करे हुए इक्विटी शेयर को वापस हम खरीद रहे हैं। आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, मैं कंपनी हूं, आप शेयर होल्डर्स हैं। करेक्ट। इसका मतलब मैंने आपको शेयर इश्यू करे हैं, लेकिन मैं अब आपसे अपने शेयर खरीद रहा हूं, तो इसका मतलब आपने जो मेरे शेयर खरीदे थे वो आप कंपनी को वापस करेंगे और मैं आपका पैसा लौटा रहा हूं। तो एक तरीके से बाय बैक ऑफ शेयर का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये हो गया कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा लौटाना। अब इसमें भी कई पॉइंट्स हैं कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को क्यों खरीदती है, क्या उसके पीछे वजहात होती हैं, क्या रीजंस होते हैं, क्या कंपेलिंग फैक्टर्स होते हैं, और इसका कंपनी को क्या कोई फायदे भी हैं या नहीं है, और फिर इसके तहत ऑफ कोर्स किस तरीके से अकाउंटिंग करी जाएगी। तो इन चीजों की चर्चा जब हम इस चैप्टर को करेंगे तो गहराई से करेंगे। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर का चैप्टर है। जब भी कोई कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है या डिवेंचर इश्यू करती है तो उनको रिडीम करना कंपनी के लिए लाजमी है।
सबको मालूम है कि जहां तक प्रेफरेंस शेयर का सवाल है, विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स हमें वापस करना लाजमी है। हालांकि अगर कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स को इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए इश्यू करा हुआ है तो उस केस में कंपनी मैक्सिमम पीरियड 30 साल के अंदर भी वापस कर सकती है। और रिडम्पशन और डिवेंचर के बारे में भी आपको मालूम है कि विद इन ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स के अंदर डिवेंचर होल्डर का पैसा वापस देना लाजमी होता है। तो अकाउंटिंग पैटर्न्स रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में और डिवेंचर्स में क्या होंगे, ये हम जब इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को लेंगे तो जाहिर है तब उसकी चर्चा होगी। अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, जब कोई कंपनी मार्केट में अपने शेयर्स वगैरह इश्यू करती है या डिवेंचर वगैरह इश्यू करती है तो कंपनी इस बात की एश्योरिटी लेना चाहती है कि जितने भी शेयर्स या डिवेंचर हम इश्यू कर रहे हैं वो सब्सक्राइब हो जाए। तो इसके लिए कंपनी मार्केट में कुछ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स या कुछ इंडिविजुअल से कॉन्टेक्ट कर सकती है जो इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो गारंटी देते हैं कि हम आपके शेयर्स को या डिवेंचर्स को पूरे सब्सक्राइब करवा देंगे। उन लोगों को हम अंडरराइटर्स कहते हैं और उनकी इस सर्विसेज के लिए हम उनको कुछ कमीशन देते हैं। तो अंडरराइटिंग के में हम देखेंगे कि इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं अंडरराइटर्स के साथ किसी कंपनी के, तो उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से करी जाएगी। उसके बाद जो अगला चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो कई मायने में इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो इसकी नॉलेज आपके बेहद मुस्तकम और स्ट्रांग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप लेटर ऑन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मूव करेंगे तो तब आप देखेंगे कि हर मोमेंट पे आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो प्रोविजंस है उनकी नॉलेज की जरूरत पड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, कंपनीज एक्ट 2013 ने शेड्यूल 3 में कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जिसके तहत अब किसी भी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन फॉर्मेट्स के थ्रू बनानी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि उन फॉर्मेट्स की, उनके प्रोविजंस की फुल फ्लेड्ज, मुस्तकम, गहरी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये मोटिवेटिंग फैक्टर होना चाहिए आपके लिए इस चैप्टर में क्यों आपने अधिक अटेंशन प्रदान करनी है। करेक्ट। तो हम देखेंगे कि कंपनीज एक्ट 129 में शेड्यूल 3 के अंतर्गत जो ये फॉर्मेट्स हैं किस तरीके से है, किस तरीके से कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको आजकल स्टेटमेंट ऑफ P&L कहते हैं, और किस तरीके से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छी बात यह है कि एक यूनिट कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है। कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 रिवाइज्ड के अनुसार किस तरीके से बनाई जाएगी वो इस चैप्टर का थीम है। अच्छी बात जैसा मैंने कहा वो ये है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने कई बार इससे पहले के लेवल पे करा हुआ है, लेकिन इस लेवल पे हम कुछ ऐसे पॉइंट्स की ज्यादा चर्चा करेंगे और ज्यादा स्ट्रेस के साथ करेंगे जो कि इससे पहले के लेवल पे आपने नहीं है। दूसरा, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में जैसे प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट था, आपको मालूम था कि प्रपोज डिविडेंड बैलेंस शीट में दिया होता था तो आप कुछ इस तरीके से पढ़ते थे कि लास्ट ईयर का पेड हो चुका है तो उसको आप सीधा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख देते थे, और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंप्यूट करने के लिए ऐड करते थे। लेकिन अब मैं आपको एक हैरत अंगेज बात बताऊं तो वो ये कि जो नए अमेंडमेंट एक्ट्स आए हैं उसके अनुसार प्रपोज डिविडेंड लॉजिकली अब बैलेंस शीट में कभी आ ही नहीं सकता। अब क्यों नहीं आ सकता, कैसे नहीं आ सकता? अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा तुम्हारे मॉड्यूल में अभी तक ये चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं है, इसलिए हम कई बार स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आप मॉड्यूल को टच ना करें, क्योंकि मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने सारे इनकॉर्पोरेट करे हुए हैं। आप खुद देखेंगे कि तुम्हारे मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चन है हमने इनकॉर्पोरेट करें, लेकिन एट द सेम टाइम जहां हमें लगता है कि उन क्वेश्चन को मॉडिफाई करने की जरूरत है लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से, तो हमने उनको उस तरीके से मॉडिफाई कर दिया है, नंबर एक। इसी तरीके से प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी जो डिविडेंड का पॉइंट है, जो अब नए अमेंडेड एक्ट्स हैं उसके अनुसार वो नहीं दिया हुआ है मॉड्यूल में। तो इसलिए जब आप हमारा कोर्स करेंगे तो मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ट्यूटोरियल या और हमारे मॉड्यूल को ही आप करें। और हमने मॉड्यूल में अपना सिर्फ हमारे मॉड्यूल इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के तमाम क्वेश्चंस को कवर करा है लेटेस्ट अमेंडमेंट के हिसाब से, बल्कि जितने भी पास्ट में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके मॉक टेस्ट के पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, जितने भी RTP के क्वेश्चंस हैं, उनको भी इंक्लूड करा हुआ है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। और फिर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो ये अहम चैप्टर हैं जिसे आपको ज्यादा फोकस करना होगा। बैंकिंग कंपनीज के अंतर्गत कई टॉपिक हैं, रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंट का एक टॉपिक है इसके अंतर्गत जो आपको पढ़ना होगा। उसके अलावा फिर परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, प्रोविजनिंग ऑफ एसेट का, उसके अलावा ACGC कवरेज, DICGC कवरेज, और उसके अलावा P&L। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। हालांकि जो पहला टॉपिक मैंने कहा रिबेट्स ऑन बिल्स डिस्काउंटेड, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग में बहुत तब्दीलियां आ गई हैं, कई अमेंडमेंट्स आ गए हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अकाउंटिंग नए एक्ट्स के अनुसार किस तरीके से अकाउंटिंग इसमें करी जाएगी वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का थीम रहेगा। और इंश्योरेंस कंपनी
जब अपने अकाउंट्स बनाएगी तो किस तरीके से बनाएगी, वो इस टॉपिक का थीम तो रहेगा ही, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट्स जो होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट्स इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स के तहत आते हैं, बैंकिंग कंपनी के बैंकिंग एक्ट्स के तहत आते हैं, ऐसे इंश्योरेंस कंपनी के जो अकाउंट्स होते हैं वो एडा इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी के अनुसार जो है गवर्न करे जाते हैं। उसके अलावा फिर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, आपके लेवल पे ये स्टैंडर्ड्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11 जिसका ताल्लुक चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट से है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 का ताल्लुक गवर्नमेंट ग्रांट से होता है, 15 का एम्प्लॉय बेनिफिट से, 17 का सेगमेंट रिपोर्टिंग से, 18 का रिलेटेड पार्टी से और 19 का लीजेस से होता है। तो ये आपका अकाउंटिंग का पार्ट है। पहले तो ये टॉपिक्स आपको करने हैं। तो आपने देखा कितने सारे टॉपिक्स हो गए, 3 चैप्टर तो यही हो गए और तीनों बड़े हैवी चैप्टर हैं। एक चैप्टर कैश फ्लो का हो गया, एक चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो गया, एक अंडर राइटिंग का हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का, डिवेंचर का, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का, राइट्स इश्यू का, बोनस इश्यू का, स्वेट इक्विटी शेयर्स का, बाय बैक ऑफ शेयर्स का। तो ये चैप्टर्स हमें इसमें करने होंगे। और उसके अलावा ये ऑडिट का मैंने लिखा हुआ है, लेकिन ऑडिट का हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी जरूरत यहां पर नहीं है, क्योंकि जो पोर्शन मैंने लेना है हम उस पोर्शन से ज्यादा कंसर्न रखेंगे। और एग्जाम पैटर्न आपका क्या होगा, बहुत बच्चों को ये भी बड़ी क्वेरी रहती है कि सर कुछ एग्जाम मोड के बारे में भी बता दो पहले तो, और उसके अलावा उसके पैटर्न के बारे में बता दो। आजकल तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, हमें हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि वो आपके अपकमिंग एग्जाम जो होंगे ऑनलाइन मोड में होंगे, लेकिन ऑनलाइन मोड को समझने से पहले आप ऑफलाइन मोड को समझें। पहले जब क्या होता था, जब ऑफलाइन मोड पेपर होता था तो उसमें आपको कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चंस मिलते थे। कितने? टोटल 5 क्वेश्चन होते थे। पहला क्वेश्चन जो होता था वो ऑब्जेक्टिव नेचर का होता था और उसके 14 मार्क्स होते थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंतर्गत भी आपको कुछ MCQ मिलते थे, कुछ ट्रू फॉल्स मिलते थे, कुछ आपको मैच द फॉलोइंग मिलते थे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस मिला करते थे। उसके अलावा आपको बचे हुए जो 4 क्वेश्चन थे उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते थे और प्रत्येक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता था। बिकॉज रिमेनिंग 4 क्वेश्चन में से 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। 3 into 12, हर क्वेश्चन 12 मार्क्स का है तो 36 मार्क्स का ये हो गया और 14 मार्क्स का ये, तो टोटल 50 मार्क्स का पोर्शन इस तरीके से होता था। लेकिन अब जो आपका एग्जाम पैटर्न होगा, जैसा कि मैंने कहा, वो सेंटर बेस्ड ऑनलाइन होगा। सेंटर बेस्ड का मतलब क्या है कि आप घर से ऑनलाइन नहीं करेंगे, आप अपने सेंटर जाएंगे, वहां पर ऑनलाइन मोड में आपको पेपर देना होगा। बिकॉज पेपर अब आप ऑनलाइन मोड में देंगे तो अब क्या सिचुएशन है, जो लेटेस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक 60% ऑब्जेक्टिव होगा और 40% डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव भी जिसको तुम बोल सकते हो क्वेश्चंस होंगे। 60% ऑब्जेक्टिव सुनते ही बच्चों को लगता है सर हमें इतना डीपली पढ़ने की जरूरत क्या है। बाबा अगर क्वेश्चन 60% ऑब्जेक्टिव है तो आप समझो आपको और डीपली पढ़ने की जरूरत है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करके आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि एग्जामिनेशन में दिए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। जब तक किसी भी चैप्टर की गहनता से आपको नॉलेज नहीं होगी, तमाम पॉइंट्स की, तमाम कॉन्सेप्ट की क्रिस्टल क्लियर नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप MCQ अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इसलिए ये दिमाग से धारणा निकाल दें कि हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ना है और गहराई से में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप नॉर्मल स्टडी करते हैं आपको वैसे ही करना है। हर चैप्टर को डीपली करना है, बहुत ज्यादा गहराई से करना है, सारे कॉन्सेप्ट्स को करना है और लॉट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करने हैं, तभी आपकी MCQ की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होगी। और उसके अलावा हमने अपने हर चैप्टर में एंड में एक सेक्शन दिया हुआ है MCQ का। जब चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद आप उन MCQ को करेंगे। करेक्ट? तो इस तरीके से ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और कुछ लम्हा पहले मैंने डिस्कशन में ये भी कहा कि जो हमने आपको हमारा अपना मटेरियल या मॉड्यूल भेजा है और जो अपने ट्यूटोरियल भेजे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ वो करना है। आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को टच करने की जरूरत नहीं है। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर इज इट कंपलसरी टू डू द इंस्टीट्यूट्स मॉड्यूल, तो मैंने कहा नो, सिंस वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द मॉड्यूल। और मैंने ये भी कहा कि कुछ अपडेशंस हैं जो अभी तक इंस्टीट्यूट में नहीं है, हो सकता है वो फ्यूचर में आ जाएंगी तब तक, लेकिन जब तक नहीं है तो उसकी वजह से फिर ये गलती हो जाएगी। तो इसलिए बेटर है कि जो हमने मटेरियल और ट्यूटोरियल सप्लाई करा है सिर्फ आप वो करें, और उसमें हमने जितने भी क्वेश्चन है मॉड्यूल के, पास्ट में आए हुए एग्जामिनेशंस के, मॉक टेस्ट में आए हों, चाहे RTP में आए हों, चाहे एग्जामिनेशन पेपर्स में आए हों, वो हमने कवर करे हुए हैं। और उसके अलावा जब आप हमारे दिए हुए ट्यूटोरियल्स और मटेरियल को कंप्लीट कर लेंगे, आपकी ड्यूटी सिर्फ ये बनती है कि आप अपनी साइट पर जाएं, वहां से पिछले 2 मॉक टेस्ट, 2 RTP रिवीजन टेस्ट पेपर और 2 पास्ट अटेम्प्ट के पेपर्स को डाउनलोड करें और उनको अटेम्प्ट करें। इस तरह से आपकी फुल फ्लेड्ज स्टडी होनी चाहिए।
एक क्वेश्चन कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं, सर डाउट होगा तो क्या होगा? बेटे पहले तो डाउट मुझे फक्र है ये कहने में कि बावजूद इसके कि बहुत नियर अबाउट 2 से 3 हजार बच्चे होने के बावजूद भी आई हार्डली रिसीव एनी क्वेरी। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आपको हक है कि आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी का सॉल्यूशन हासिल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन जो बहुत बारी बच्चों से पूछा गया है, सर कौन सी साइट है जिससे हम आपका कोर्स खरीदें? ये समझ में नहीं आता क्योंकि हर साइट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस कोट करती है। ये क्वेश्चंस की वजह से मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं अब आपको ये क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, जो मेरे लेटेस्ट अपडेटेड और रिवाइज्ड कोर्स है, जेन्युइन कोर्स है, वो आप सिर्फ और सिर्फ www.cdclasses.com से खरीदें, क्योंकि इस क्लासेस पर ही अब मेरे लेटेस्ट अपडेटेड कोर्सेज अवेलेबल होंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो यहीं पर इस कहानी को समाप्त कर दिया जाए कि कहां से कोर्स खरीदना है। तो इस सेशन में बेसिकली आपसे बातचीत करने का हमारा मकसद यही होता है कि थोड़ा सा कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में भी हम चर्चा कर लें जो कि हम हैंडी साबित होते हैं प्रिपरेशन में, और थोड़ा सा आपको अपने कंटेंट्स के बारे में पता लग जाए, और कोई सवाल आपके दिमाग में था कोर्स को लेकर के तो उसका भी किसी तरीके से निवारण हो जाए। मुझे उम्मीद है कि सेशन में कुछ फायदा आपको जरूर पहुंचा होगा, और इन शब्दों के साथ फिर मैं विराम भी करता हूं अपने शब्दों का, और नेक्स्ट सेशन में जब आपसे मुलाकात होगी जाहिर है फिर हम किसी चैप्टर को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम हियर।